हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका केएम नर्सिंग एकेडमी पे। आज अपन एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्यूमर। यानी कि ट्यूमर क्या चीज़ है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, वो अपन डिस्कस करने वाले थे। तो दरअसल एक ट्यूमर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले अपन ट्यूमर इट मीन्स बात करते हैं कैंसर की। यानी कैंसर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कैंसर यानी कि नॉर्मली जिसको बोला जाता है ट्यूमर। कैंसर दरअसल क्या होता है, एक तो अपने बॉडी के अंदर जो सेल होती है वो नॉर्मली रूप से ग्रोथ करती है, जो कि अलग अलग जैसे कि मियोसिस प्रोसेस के थ्रू G1 G2 S एंड M फेज, इसके बाद में जो जी प्रोफेज फेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर क्या करती है कि सेल का डिवाइडेशन होता रहता है, जो नॉर्मली सेल जो होती है। अब नॉर्मली सेल के अंदर क्या होती है कि मियोसिस होती है, उसके अंदर सेल जो साइकिल जो चलता है वो दो टाइप से होता है। एक तो चलता है इंटरफेज एंड एक फेज होता है एम फेज होता है। तो इंटरफेज जो होता है जिसके अंदर सेल की ग्रोथ होती है एंड एम फेज के अंदर सेल का डिवाइडेशन होता है। जो इंटरफेज होती है वो ज़्यादा अपने जो नॉर्मल सेल जो होती है वो इंटरफेज के अंदर अपना ज़्यादा टाइम यूज लेती है। मतलब कि अगर अपना 100% की मैं बात करूँ तो 90% जो सेल जो होती है अपना कहाँ टाइम यूज करती है, इंटरफेज के दौरान। और इंटरफेज के अंदर क्या होता है कि सेल जो ऑर्गेनल वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। मतलब कि सेल की कहने का मतलब कि एक तैयार रहती है कि अब डिवाइडेशन हो सकता है। और एम फेज होती है वो 10% यूज होती है। मतलब कि ऑल ओवर अगर 24 घंटे की बात करें तो 23 घंटे जो होते हैं वो किसके अंदर यूज कर सकते हैं, इंटरफेज के अंदर। और 1 घंटे के अंदर एम फेज होती है। एम फेज के अंदर सेल का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। मतलब कि सेल जो होती है वो अपनी डिवाइड होती है, 1 से 2 के अंदर बनती है। वो तो नॉर्मल प्रोसेस होता है। मतलब कि एम फेज के अंदर क्या होता है, अपनी सेल का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। तो अगर किसी नॉर्मल सेल जो इस प्रकार से काम करी तब तक तो ठीक है, लेकिन वही सेल अगर एबनॉर्मल रूप से ग्रोथ कर ले जाए, एबनॉर्मल रूप से उसकी क्या हो जाए, डिवाइडेशन हो जाए, मतलब कि जिस सेल की क्या हो जाएगी, एम फेज ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि एम फेज के अंदर डिवाइडेशन होता है, तो एम फेज के अंदर अगर ज़्यादा हो जाए, एम फेज अगर टाइम ज़्यादा ले लिया जाए तो उस दौरान क्या होगा, सेल का डिवाइडेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा और एबनॉर्मल तरीके से अपनी बॉडी के अंदर सेल की ग्रोथ हो जाएगी। और उसको बोला जाता है अपने नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ट्यूमर या कैंसर। तो ट्यूमर का अर्थ होता है कि एबनॉर्मली रूप से सेल का ग्रोथ हो जाना और एबनॉर्मल तरीके से सेल का डिवाइडेशन हो जाना। तो ट्यूमर जो होते हैं वो दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर एंड सेकंड वन इज होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर तो वो होता है जो अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि मैं बोलूँ कि किसी को लंग्स का कैंसर हो गया, तो अगर लंग्स के अंदर बिनाइन ट्यूमर है तो उसके अंदर क्या होगा, केवल वो लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। मतलब कि वो बॉडी के अलग ऑर्गन के अंदर नहीं जाएगा और केवल सेल के जो लंग्स है उस लंग्स के अंदर ही अपनी सीमित बनाए रखेगा। लेकिन सेकेंड टाइप्स होता है आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर लंग्स के अंदर हो गया तो वो अब क्या करेगा, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के अंदर क्या हो जाएगा, सर्कुलेट चला जाएगा। मतलब कि जैसे कि ब्लड के थ्रू चला गया, लिम्फ के थ्रू चला गया। जैसे कि लंग्स के अंदर मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो वो क्या होगा, ब्लड के थ्रू किडनी के अंदर चला गया, हार्ट के अंदर चला गया, बोन के अंदर चला गया, रिब्स के अंदर चला गया, ब्रेन में चढ़ गया। तो इस टाइप के जो मेलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं जो एक जगह पर नहीं रहते। लेकिन बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो अपनी एक जगह पर रहते हैं, वो लोकलाइज्ड रहते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो अपन इन दोनों के अंदर देखते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर क्या है। सबसे पहले तो अपनी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कैंसर क्या चीज़ है, ट्यूमर क्या चीज़ है। कैंसर के अंदर क्या होता है कि अपनी बॉडी जो होती है वो अपनी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल तरीके से अगर सेल ग्रोथ हो जाए तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्यूमर या कैंसर। ट्यूमर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर फर्स्ट वन तो मैंने इस साइड एक तरफ लिख दिया फीचर्स, नेक्स्ट वन इज बिनाइन ट्यूमर एंड नेक्स्ट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सबसे फर्स्ट वन इस पॉइंट आता है अपना ग्रोथ रेट। अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं, अगर किसी बॉडी के अंदर किसी पेशेंट को अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसकी जो ग्रोथ रेट होगी वो बहुत ही क्या होगी, स्लो होगी। मतलब कि जो सेल की ग्रोथ तो एबनॉर्मल तरीके से होगी, लेकिन वो एबनॉर्मल तरीके से भी क्या होगी, धीरे धीरे होगी। मतलब कि 1 मिनट के अंदर पहले 4 सेल बन रही थी तो बिनाइन ट्यूमर की क्या होगी, 12 सेल बनेगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो इसकी जो सेल ग्रोथ होगी वो क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी। मतलब कि बहुत ही एबनॉर्मल तरीके अंदर भी एबनॉर्मल तरीके से सेल की ग्रोथ होगी। तो अगर ग्रोथ रेट देखो जाए सेल की, तो बिनाइन ट्यूमर के अंदर तो क्या होगी, बहुत ही स्लो होगी। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होगी, सेल की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी। अब सेकंड वन इस पॉइंट देखता हूं मैं, इन्वेजन। इन्वेजन का अर्थ होता है कि किसी चीज के अंदर धंस जाना, मतलब कि इन्वेज हो जाना, इन्वेड हो जाना। जैसे कि अगर लंग्स के अंदर है, जैसे किसी पार्ट के अंदर अपने को कोई किसी प्रकार का ट्यूमर देखने को मिल गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये लीवर है,
इस लीवर के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे अपने को क्या हो गया, ट्यूमर डेवलप हो गया। अब ये जो ट्यूमर होता है वो अगर अपने सराउंडिंग टिश्यू के अंदर अगर धंस जाता है, इसके अंदर इन्वेजन होता है, उसको बोला जाता है इन्वेजन। तो अगर बिनाइन ट्यूमर है अगर लीवर के अंदर, तो वो उसका इन्वेजन नहीं होगा, मतलब कि एक जगह रहेगा, वो किसी अदर टिश्यू के अंदर उसका क्या नहीं होगा, इन्वेजन नहीं होगा, मतलब कि अदर टिश्यू के अंदर वो टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो था उसके अंदर क्या था, इन्वेजन प्रेजेंट था, मतलब कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो था उसके अंदर क्या होगा, इन्वेजन होगा, मतलब कि जहां एक जगह पर जो मेलिग्नेंट ट्यूमर प्रेजेंट था वो अपने सराउंडिंग टिश्यू के अंदर धंसने की कोशिश करेगा, उसके अंदर पैर पसारेगा, मतलब कि एक जगह सीमित नहीं रहेगा। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं कैप्सूल की, तो जो बिनाइन ट्यूमर जो होता है उसके चारों तरफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल का अर्थ होता है कि जैसे कोई सेल प्रेजेंट है, जैसे कोई सेल है, इस सेल के चारों तरफ जो कैप्सूल है, मतलब उसकी कवरिंग, कहने का मतलब उसकी कवरिंग, तो वो अगर कवरिंग की मैं बात करूं तो बिनाइन ट्यूमर के अंदर कवरिंग प्रेजेंट होती है, मतलब कि इसके अंदर फाउंड अराउंड दी सेल, सेल के चारों तरफ जो ट्यूमर जो डेवलप हो रहा है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ बन रही, जो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो गांठ मंडी, उस गांठ के चारों तरफ कैप्सूल प्रेजेंट होगा। तो कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से उस बिनाइन ट्यूमर का क्या नहीं होगा, मेटास्टेसिस नहीं होगा। मेटास्टेसिस नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले समझ लो कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है कि बिनाइन ट्यूमर के चारों तरफ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास में कैप्सूल नहीं होता, मतलब कि उसके पास में कोई किसी प्रकार की चादर यूज नहीं होती। लेकिन बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, शर्म के मारे चादर ओढ़ के बैठता है, लेकिन मैलिग्नेंट के पास में कोई किसी प्रकार की चादर नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज बात करता हूं मेटास्टेसिस। अब अगर बिनाइन ट्यूमर के चारों तरफ चादर है, मतलब कि वो अपनी एक बढ़िया चादर ओढ़ के बैठा है, तो अगर चादर ओढ़ के बैठा है तो वो अपने ऑर्गन को क्या नहीं होगा, मेटास्टेटिक नहीं होगा, मतलब कि अगर लिवर के अंदर वो है तो केवल लिवर के अंदर ही रहेगा, वो लंग्स के अंदर टांग नहीं अड़ाएगा, वो केवल और केवल लिवर तक ही सीमित रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ कैप्सूल प्रेजेंट है। तो कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से वो मूवमेंटेबल नहीं होगा, मतलब कि एक जगह पर सीमित रहेगा, वो ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू कभी किसी ऑर्गन के अंदर मेटास्टेटिक नहीं होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, कैप्सूल प्रेजेंट होती है। मेटास्टेसिस का अर्थ होता है कि एक ट्यूमर अपनी एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर अगर सर्कुलेट हो जाता है, उसको बोला जाता है मेटास्टेसिस। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होगा, नो मेटास्टेसिस बिकॉज द नॉट फाउंड इन बिकॉज द फाउंड इन कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल प्रेजेंट है इसीलिए वो मेटास्टेसिस नहीं होगा, मतलब कि एक जगह पर वो सीमित रहेगा, वो अदर ऑर्गन के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर सबसे खतरनाक होता है, उसके पास में कैप्सूल नहीं है, मतलब उसके पास में कोई किसी प्रकार की चादर नहीं है, तो वो अपनी क्या करेगा, टांगे बाहर निकालेगा, मतलब कि वो ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू अदर ऑर्गन के अंदर क्या होगा, ट्रांसप्लांट होगा, मतलब कि ट्रांसफर होगा। जैसे कि अगर लंग्स के अंदर है तो वो इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, लीवर के पास में चला जाएगा, और मोस्टली मेटास्टेटिक अगर ऑर्गन की बात करूं तो वो होता है लंग्स, मतलब कि अपन अपनी बॉडी के अंदर कहीं पर भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसका 90% चांस रहता है कि वो अपने कहाँ पे आएगा, लंग्स के अंदर आएगा, क्योंकि लंग्स एक मोस्टली मेटास्टेटिक ऑर्गन होता है। तो ये जो होता है, और वो काम किसका होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर का। अगर बिनाइन ट्यूमर है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो अपनी एक जगह पर पड़ा रहेगा, लेकिन अगर लिवर के अंदर होगा तो मोस्टली मेटास्टेटिक ऑर्गन होता है लंग्स के अंदर, कि कहीं से भी अगर कोई ट्यूमर वगैरह हो रहा है तो वो सबसे मोस्ट चांस रहता है कि वो लंग्स के अंदर आएगा। किसके थ्रू आएगा, तो ब्लड या लिम्फ के थ्रू आते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो सेल डिफरेंशिएशन, मतलब कि सेल डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है कि अपन जो प्रीवियस सेल के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि बिनाइन ट्यूमर हुआ है, जैसे मैंने बोल दिया इंटेस्टाइन के अंदर बिनाइन ट्यूमर हुआ किसी सेल के अंदर, तो अगर अब जो प्रेजेंट पर जो पास्ट टाइम में जो उसकी सेल प्रेजेंट थी, जैसे कि ट्यूमर होने से पहले जो सेल, और जो अब 2 महीने बाद में जो सेल के अंदर जो ट्यूमर डेवलप हुआ, उन दोनों के बीच में अगर अपन कंपैरिजन करें तो ज़्यादा कुछ कंपैरिजन क्या होगा, उसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये उसके साथ में क्या होगी, सिमिलरिटी होगी, सेल डिफरेंशिएशन वेल होगा। इसका मतलब कि अपन उस सेल के साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब कि प्रीवियस सेल के साथ में उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन अच्छा होगा, मतलब कि अपन। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा उसका कोई प्रकार का मैलिग्नेंट ट्यूमर का सेल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मतलब कि वो अपने आकार, जैसे कि कोई सेल डिफरेंशिएशन ऐसे समझ ले, जैसे कि किसी सेल के अंदर पहले इस प्रकार की सेल थी, नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन जैसे उसके अंदर डेवलप हो गया क्या ट्यूमर, तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार से उन्होंने आकृति बना ली, तो अपन उसके अंदर इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई हाँ ये पहले वाली थी और अब ये क्या ट्यूमर सेल है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होगी, पहले इस प्रकार की सेल थी, लेकिन अब उसने कुछ इस प्रकार की बना ली,
तो ये होगा सेल डिफरेंस। तो इसके अंदर पूरी सेल डिफरेंस है। अब अपन इसके अंदर पता नहीं लगा सकते कि ये सेल जो थी वो इसी से डेवलप हुई है, इस दोनों के अंदर अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का अगर पाया जाता है तो वो होता है मैलिग्नेंट। तो इसके अंदर पुअर डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन इसके अंदर वेल डिफरेंशिएशन। अपन इजीली उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई उसके अंदर क्या नहीं हुआ है, सेल यहाँ से ओरिजिनेशन हुई है, तो सेल का प्रीवियसली ओरिजिनेशन कहाँ से। नेक्स्ट वन इस बात करते हैं अपन डेंजरस की, मतलब कि अपनी बॉडी के लिए ज्यादा खतरनाक कौन है। अगर बिनाइन ट्यूमर, देखो ऑलमोस्ट अगर ऊपर वाले सारे भी देखोगे तो बिनाइन ट्यूमर अपने इतने हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता, मतलब कि इतना डेंजरस नहीं है। क्योंकि पहली बात वो ग्रोथ भी स्लो करेगा, और न ही अपने सराउंडिंग टिश्यू के अंदर इन्वेजन होगा, और न ही किसी अलग ऑर्गन के ऊपर अपना हार्मफुल इफेक्ट देगा, और उसका इजीली वेल डिफरेंशिएशन होता है। तो इस टाइप के अगर ऊपर वाले सारे देखा जाए तो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर अपनी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है कौन, मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्योंकि ये जो डेंजरस होता है यूजुअली नॉट डेंजरस, ये अपनी बॉडी के लिए ज्यादा डेंजरस नहीं है, क्योंकि एक जगह पर पड़ा रहेगा, किसी अदर ऑर्गन को इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, वो अपने अलग ऑर्गन के पास में चला जाता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देता है, डेंजरस होता है। प्रोग्नोसिस की बात करूं, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर इसकी रिकवरी कैसे होती है, तो अगर मैं बिनाइन ट्यूमर की बात करूं तो यूजुअली बेटर प्रोग्नोसिस होती है, क्योंकि अपने को बॉडी के अंदर क्या इजीली डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है, मेटास्टेसिस भी नहीं है, तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, मतलब कि अपने इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है, मतलब कि मैलिग्नेंट ट्यूमर को अपन क्या कर सकते, नहीं कर सकते इजीली, उसको प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, मतलब कि उसकी बेटर रिकवरी नहीं है। अगर बात करूं मैं नेक्रोसिस की, नेक्रोसिस का अर्थ होता है कि टिश्यू या सेल की क्या हो जाना, डेथ हो जाना। तो अगर बिनाइन ट्यूमर है तो इसके अंदर रेयर या स्लो होता है, मतलब कि जो सेल की जो ग्रोथ होगी, अब ट्यूमर है तो एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ तो बिनाइन ही होगी, वो भले अपनी बॉडी के लिए इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसकी जो रेयर चांसेस के अंदर वो अपनी टिश्यू को क्या कर देगा, नेक्रोसाइज कर देगा, मतलब कि अपने सेल और टिश्यू को क्या नहीं करेगा, इजीली आसपास की सेल को डेथ नहीं करेगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर तो क्या करेगा, उसकी नेक्रोसिस बहुत ही क्या होती है, फास्ट होती है, मतलब कि वो अपने सराउंडिंग टिश्यू और उन सेल को भी क्या करेगा, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देगा और उनको नेक्रोसाइज करेगा, मतलब उसके आसपास की टिश्यू और सेल को भी क्या करेगा, डेथ करेगा। और जो ट्यूमर के अंदर जो डेवलप सेल है उसकी भी क्या करेगा, ग्रोथ, उसकी भी क्या जो नेक्रोसाइज है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब उसके अंदर भी डेथ ज्यादा होगी। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करूं कि वहां पे अपनी बॉडी के अंदर किस प्रकार से स्प्रेड होगा, जैसे लंग्स के अंदर होगा तो लिवर के पास में कैसे पहुंचेगा, उसकी मैं बात करूं तो मोड ऑफ स्प्रेड इसका क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है, क्योंकि ये क्या नहीं होता, मेटास्टेसिस नहीं होगा। तो बिनाइन ट्यूमर है वो क्या नहीं होता, लोकलाइज्ड होता है, मतलब एक जगह पर पड़ा रहेगा, उसको किसी भी प्रकार की स्प्रेड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर मैं बात करूं तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, फास्टली क्या करता है, ये जो होता है मैलिग्नेंट होता है, मेटासाइज होता है, क्योंकि एक ऑर्गन से क्या होगा दूसरे ऑर्गन के मेटास्टेट हुआ, और होगा भी किसके थ्रू, ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू। जैसे कि इंटेस्टाइन के पास में है तो हिपेटिक वेन के जरिए, हिपेटिक वेन ब्लड के जरिए क्या पहुंच गया, लीवर के पास में पहुंच गया, लंग्स के पास में, हार्ट के पास में पहुंच गया। तो इस प्रकार से क्योंकि मेटास्टेसिस होता है तो उसके अंदर किसके थ्रू होगा, ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू। लेकिन बिनाइन ट्यूमर किसी भी प्रकार का मोड ऑफ एक्शन इसका नहीं, मोड ऑफ स्प्रेड नहीं है, वो अपनी बॉडी के अंदर लोकलाइज्ड रहता है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो बिनाइन ट्यूमर अपनी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो इतना डेंजरस भी नहीं है, मेटास्टेसिस भी नहीं है, ग्रोथ भी इसकी बहुत ही स्लो है, कैप्सूल भी प्रेजेंट है, प्रोग्नोसिस भी बेटर है, और अपनी इस नेक्रोसिस भी नहीं करता है। तो अगर इसके ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो वो कीमोथेरेपी के जरिए अपन यूज में ले सकते हैं, मतलब कि कीमोथेरेपी वगैरह जो ड्रग्स होती है, एंटी कैंसर ड्रग, उनके जरिए अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर तो क्या था, बहुत ज्यादा फास्टली ग्रोथ कर रहा था, इन्वेजन भी था, मेटास्टेसिस था, इसको क्या करता है, सर्जिकली रिमूव किया जाता है, सर्जिकली इसको रिमूव किया जाता है। जो रेडिएशन थेरेपी वगैरह इसके अंदर यूज में ली जाती है, और सर्जिकली भी रिमूव किया जाता है कि जैसे कि लंग्स के अंदर कहीं पर जो ट्यूमर प्रेजेंट है तो इसको सर्जिकली रूप से कट करके अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया। लेकिन सर्जिकली ट्रीटमेंट इसके बिनाइन ट्यूमर के लिए इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कीमोथेरेपी से भी इजीली कंट्रोल में आ सकते हैं। रिकरेंस की बात करूं, रिकरेंस का अर्थ होता है कि एक बार ठीक होने के बाद में उसकी क्या कंडीशन रहेगी। जैसे कि बिनाइन ट्यूमर था, अपन ने कीमोथेरेपी कंटिन्यूअसली कीमोथेरेपी यूज की थी, लेकिन एक समय के बाद में वो अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा, रिकवर हो गया, मतलब कि अपना कीमोथेरेपी कंटिन्यूअसली रखी और वो अपनी बॉडी के अंदर इजीली शूट कर लिया, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर सही हो गया। अब सही होने के बाद में उसके कितने चांस है कि वो वापिस हो सकता है,
तो अगर अपनी बॉडी के अंदर एक बार वो बिनाइन ट्यूमर रिमूव हो गया तो उसके बहुत ही चांस कम है कि वो वापस से अपनी बॉडी के अंदर क्या हो सके, वापस से डेवलप हो सके। तो रिकरेंसी रेट देखी जाए बिनाइन ट्यूमर की तो बहुत ही रेयर चांस होता है रिमूवल के बाद में, लेकिन मैलिग्नेंसी तो क्या होता है मोर चांसेस रहते हैं, बल्कि एक बार अगर अपने बॉडी से बाहर रिमूव भी कर लिया तो भी उसके मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो अपनी बॉडी के अंदर वापस से आ सकता है। तो ये कुल मिला के अपने मैलिग्नेंट जो ट्यूमर था वो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन बिनाइन ट्यूमर अपनी बॉडी के लिए इतना खतरनाक नहीं होता है। तो ये था अपना डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।